everyone. Today we are going to talk about word formation. Word formation क्लियर है? आज की क्लास में हम लोग वर्ड एंड वर्ड के फॉर्मेशन पे चर्चा करेंगे कि कौन सा वर्ड कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग कर रहा है या फिर कोई एक वर्ड किस किस पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है एंड उसके मीनिंग क्या होंगे. क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड. In this video, the first word is forbear. 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 Forbear क्या है? वर्ब है. Forbear. इसका नॉन फॉर्मेशन होगा फ्रेंड forbearance. नॉन फॉर्मेशन होगा, ये वर्ब है. एक साइड में वर्ब को ले रहा हूं एंड सेकंड दूसरी तरफ नॉन फॉर्मेशन forbearance. 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 Forbear है वर्ब, इसका नॉन फॉर्मेशन है forbearance. इसमें एंस लग गया. क्लियर है? तो एंस जनरली किसी वर्ड के साथ अटैच होता है सफिक्स के तौर पे, तो आप समझोगे कि वो नॉन फॉर्मेशन है. एंड forbearance एंड एक और फॉर्मेशन है इसका है forbearing. 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 ठीक है? देखा हमने forbear, forbearance एंड forbearing. तो forbearance जो नाउन है इसका मीनिंग होगा टॉलरेंस. टॉलरेंस वर्ड आपने सुना होगा. TOLERANCE. टॉलरेंस. या फिर एक बहुत ही कॉमन वर्ड है सेल्फ कंट्रोल. सेल्फ कंट्रोल आपने कई बार आप लोग यूज भी करते हैं कि सेल्फ कंट्रोल. ये जो सेल्फ कंट्रोल है या फिर टॉलरेंस है, टॉलरेंस एंड टॉलरेंस कुछ दिनों पहले काफी चर्चा में था न्यूज पे. तो टॉलरेंस है, सेल्फ कंट्रोल है या फिर फॉरबियरेंस है, ये सारे सेम मीनिंग रखते हैं. एंड फॉरबियरेंस क्या, कौन सा फॉर्मेशन है? नॉन फॉर्मेशन. फॉरबियरेंस यहाँ पे हमारा नॉन फॉर्मेशन है. और इसका वर्ब फॉर्मेशन की ओर अगर हम आए तो इसका वर्ब फॉर्मेशन होगा फॉरबियर एंड फॉरबियरिंग. फॉरबियरिंग भी नॉन फॉर्मेशन है. क्लियर है? फॉरबियरिंग. अब नेक्स्ट वर्ड की ओर हम लोग आते हैं अबंडेंस. ठीक ना? अबंडेंस. ABUNDANCE. सॉरी, ये वर्ब का स्पेस था बट यहाँ पे हम लोग नाउन ले रहे हैं. ये अबंडेंस जो है नाउन है. अबंडेंस कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? तो ये नाउन है, क्योंकि आपने अभी देखा था कि फॉरबियरेंस में एंस लगा है तो ये नाउन हुआ. उसी तरह अबंडेंस में वर्ड में भी आप देख रहे हो एंस लगा, ANCE. तो ANCE जब भी किसी वर्ड के साथ अटैच आप देखोगे तो वो आप समझ जाना कि वो कौन सा फॉर्मेशन है? नॉन फॉर्मेशन है. तो अबंडेंस का अगर हम बात करें तो ये नाउन है. और इसका सिनोनिम्स के लिए मैं आपके पास एक वर्ड दे रहा हूं, प्लैथोरा. PLETHORA. ये जो प्लैथोरा है
वो भी एक नॉन फॉर्मेशन है। तो प्लेथोरा अबंडेंस का सिनोनिम्स होता है, क्योंकि अबंडेंस भी नॉन फॉर्मेशन में है और ये जो प्लेथोरा वर्ड आप देख रहे हो ये भी नॉन फॉर्मेशन में है। तो जनरली अगर आप सेट प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर एग्जामिनेशन में बैठते हो तो आपको कोई भी वर्ड दिखता है, अगर आप समझ रहे हो कि वो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच से है, तो सिनोनिम्स के लिए आप उसी वर्ड को इसके साथ कनेक्ट करोगे जो उसी पार्ट्स ऑफ स्पीच में होगा, तो वो बेहतर होगा। जैसे कि अबंडेंस है या फिर प्लेथोरा वर्ड हमारे एग्जामिनेशन में आता है, तो हमें ऑप्शन में जो 4 ऑप्शन दिए होते हैं उनमें से जो भी वर्ड इसका सिनोनिम्स होगा वो तो जरूरी है ही कि वो कौन सा इसका मीनिंग में ज़्यादा क्लोज है, वो बात देखेंगे। और साथ में ये भी देखेंगे कि वो कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है। तो अगर हमारा कोई वर्ड दोनों का दोनों नॉन फॉर्मेशन और सेम मीनिंग के साथ आता है तो बेहतर आंसर हमारा यही होगा, अबंडेंस, प्लेथोरा के लिए, क्योंकि ये नॉन फॉर्मेशन भी है और प्लेथोरा भी नॉन फॉर्मेशन में है। अगर ये एडजेक्टिव होता तो इसके लिए बेहतर सिनोनिम के तौर पर किसी भी वर्ड का एडजेक्टिव फॉर्मेशन ही होगा। क्लियर है? तो प्लेथोरा आपने देखा अबंडेंस के साथ, अबंडेंस जो कि एक नॉन फॉर्मेशन है, एंड अबंडेंस का एडजेक्टिव फॉर्मेशन होगा अबंडेंट, ABUNDANT। अबंडेंट जो है फ्रेंड वो क्या है? एडजेक्टिव फॉर्मेशन है अबंडेंट, ठीक ना। एंड नेक्स्ट अबंडेंट देखा आपने, एंड अबंडेंटली, ABUNDANTLY, तो इस वर्ड में आप देख रहे हो LY अटैच है इस वर्ड के साथ, LY अटैच है। तो क्लियर है, LY जब भी आप किसी वर्ड के साथ देखोगे आपको पता भी होगा कि LY जब भी किसी वर्ड के साथ अटैच होता है तो वो जनरली, हमेशा नहीं होगा मगर जनरली जरूर होगा, ज्यादातर ऐसा ही होगा कि वो एडवर्ब फॉर्मेशन में होगा। क्लियर है? एडवर्ब फॉर्मेशन में होगा। जब भी किसी वर्ड के साथ LY अटैच्ड हो तो जनरली वो कौन सा फॉर्मेशन में होगा? एडवर्ब फॉर्मेशन में। एंड अबंडेंस जो कि नाउन है, इसका एडजेक्टिव फॉर्मेशन में हमने लिया अबंडेंट, ABUNDANT। अबंडेंट। अब नेक्स्ट वर्ड की ओर हम लोग चल रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है प्रोवोक, वर्ब प्रोवोक, PROVOKE, प्रोवोक। देख रहे हैं आप, PROVOKE, प्रोवोक। तो प्रोवोक है हमारा कौन सा फॉर्मेशन? वर्ब फॉर्मेशन है प्रोवोक। प्रोवोक का हिंदी में मीनिंग होता है उकसाना। अर्ज सुना होगा आपने वर्ड, URGE। एग्जामिनेशन एंड सेट प्रैक्टिस में अक्सर आते हैं, या फिर प्रीवियस ईयर के आप सेट प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये प्रोवोक हो या अर्ज हो या फिर स्टिमुलेट, स्टिमुलेट भी एक वर्ड आता है जो किसी चीज़ को और ज़्यादा तेज या फिर उकसा देना या उसकी मात्रा को और तेज कर देने के लिए यूज होता है। स्टिमुलेट, STIMULATE, स्टिमुलेट। तो प्रोवोक के लिए हम लोगों ने सिनोनिम्स अभी लिया, अर्ज, URGE, अर्ज, स्टिमुलेट, STIMULATE। तो जैसा अभी हमने कहा था कि सिनोनिम्स जब भी हम किसी वर्ड का लेंगे तो कोशिश करेंगे कि जिस वर्ड का सिनोनिम्स लिया जा रहा है या फिर हम दे रहे हैं ऑप्शन या कहीं से भी, तो सिनोनिम्स के लिए हम वही वर्ड को लेंगे जो
सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग करेगा, यानी कि क्वेश्चन में जो भी वर्ड है वो जिस भी पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग कर रहा है उसका आंसर जब भी करेंगे हम, तो उसका जो भी आंसर या फिर जो भी वर्ड हम उसके सामने उसके लिए सिनोनिम्स के तौर पे रखेंगे, तो वो भी उसी कोशिश करेंगे कि सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच से हो। एंड अगर ऐसा नहीं होता है, सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच का वर्ड हमारे पास ऑप्शन में नहीं है, तो इन दिस कंडीशन हम लोग किसी और भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का वर्ड जो कि सेम मीनिंग रखता है ले सकते हैं। क्लियर है? इस बात को ध्यान दें, एग्जामिनेशन में ये चीज़ें बड़ी काम देती है। तो प्रोवोक जो कि वर्ब फॉर्मेशन है, अभी आपने देखा, एंड इसके लिए सिनोनिम्स हमने लिया अर्ज। अर्ज का मीनिंग होता है और तेज कर देना, उकसा देना, किसी को और बढ़ावा देना, बढ़ा चढ़ा देना, इसके लिए मीनिंग होता है प्रोवोक। अर्ज और स्टिमुलेट सारे के सारे सेम मीनिंग है। एंड जैसा कि प्रोवोक जो वर्ड है वर्ब फॉर्मेशन है, ठीक ना, तो इसके लिए सिनोनिम के तौर पे हमने भी वर्ब ही लिए हैं। ये भी वर्ब है, वर्ज, एंड स्टिमुलेट भी वर्ब फॉर्मेशन है। क्लियर है? तो प्रोवोक का सेकेंड फॉर्मेशन की ओर हम लोग आ रहे हैं। जैसा कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि नॉन फॉर्मेशन बीच में हम लोग ले रहे हैं। फॉरबियरेंस जैसा कि नॉन फॉर्मेशन है, फॉरबियरिंग भी नॉन फॉर्मेशन है, तो इसी तरह फॉर प्रोवोक जो वर्ब फॉर्मेशन में है, इसके लिए नॉन फॉर्मेशन में मैं इसी तरह बीच में ले रहा हूँ। तो प्रोवोकेशन, PROVOCATION, प्रोवोकेशन, ये क्या है? नॉन फॉर्मेशन है, TION, ठीक ना। तो TION बहुत ही छोटी मोटी बात है कि आप समझते हो कि TION जब अटैच होगा तो नॉन फॉर्मेशन होगा, ANC अटैच होगा तो नॉन फॉर्मेशन होगा, एंड ING भी जब भी किसी वर्ड के साथ अटैच होगा तो ऑलवेज वो नॉन फॉर्मेशन होगा। क्लियर है? ING, और जैसा कि आप जानते हो पहले से ही कि ING जब भी किस वर्ड के साथ अटैच किया जाता है, वर्ब के साथ अटैच किया जाता है और वर्ब का 5th पोजीशन रेडी किया जाता है, ठीक ना। सॉरी, वर्ब का तो फॉरबियरिंग देखा आपने कि नाउन है। प्लेथोरा, अबंडेंस देखा, अबंडेंस के लिए सिनोनिम हमने लिया था अभी प्लेथोरा। प्लेथोरा बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको ध्यान रखें एंड रिकॉल करते रहें ऐसे वर्ड्स को। प्लेथोरा भी दिया, फॉरबियरेंस दिया, ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड है। प्रोवोक का नॉन फॉर्मेशन है प्रोवोकेशन, और इसका एडजेक्टिव फॉर्मेशन हम लोग ले रहे हैं प्रोवोकेटिव, PROVOCATIVE, प्रोवोकेटिव। किस तरह से प्रोनाउंसिएट करेंगे? प्रोवोकेटिव। तो प्रोवोकेटिव IVE अटैच है इस वर्ड के साथ, तो आपको क्लियर है कि ये वर्ड एडजेक्टिव फॉर्मेशन है। एंड मतलब समथिंग प्रोवोकेटिव, जो चीजें, ऐसी चीज जो बढ़ा दे, चढ़ा दे या उकसा दे, ठीक ना, प्रोवोकेटिव हो। एंड प्रोवोकेटिव के साथ एडजेक्टिव फॉर्मेशन आया। अब एडजेक्टिव में LY अटैच करके हम लोग एडवर्ब फॉर्मेशन लाएंगे। जैसा अभी आपने देखा अबंडेंट, एडजेक्टिव फॉर्मेशन। अबंडेंस था नॉन फॉर्मेशन, क्लियर है? अबंडेंस नॉन फॉर्मेशन था, अबंडेंट हमने एडजेक्टिव फॉर्मेशन लिया, और यहाँ अबंडेंटली यानी कि अबंडेंट ही है। यहाँ पे देखिए ABUND, सॉरी ये T नहीं D है, ABUNDANT, अबंडेंट में LY अटैच किया गया, ठीक ना। तो अबंडेंट जो एडजेक्टिव फॉर्मेशन था, इसी को यहाँ पे रखते हुए LY के साथ अटैच करके यहाँ पे रखा गया, तो वो उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज हो गया, वो एडवर्ब फॉर्मेशन में चला गया। क्लियर है?
अब आपने देखा कि प्रोवोक, प्रोवोकेशन और प्रोवोकेटिव। तो प्रोवोकेटिव आपने देखा कि आई वी अटैच्ड है तो ये एडजेक्टिव फॉर्मेशन है। अब हम इसे अभी जैसे देखा कि एडजेक्टिव फॉर्मेशन में एल वाई अटैच्ड करके क्या बनाया हम लोगों ने, एडवर्ब बनाया अबंडेंटली। तो बताइए इस प्रोवोकेटिव को एडवर्ब फॉर्मेशन में लाना है तो कैसे करेंगे। प्रोवोकेटिव को एडवर्ब फॉर्मेशन में लाना है तो क्या करना होगा, एल वाई अटैच्ड करना होगा। तो एल वाई अटैच कर लेते हैं, पी आर ओ वी ओ सी ए टी आई वी ई एल वाई, ये हो गया फ्रेंड एडवर्ब। एडवर्ब क्लियर है। तो आपने देखा प्रोवोकेटिव, प्रोवोकेशन, प्रोवोकेटिव। तो प्रोवोकेटिव होता क्या है, causing anger or another strong reaction। प्रोवोकेटिव जो एडजेक्टिव था, एडजेक्टिव फॉर्मेशन, इसका मीनिंग होगा causing anger और another strong reaction। प्रोवोकेटिव का मीनिंग होगा CUSING, causing anger or another strong, causing anger or another strong reaction। प्रोवोकेटिव एडजेक्टिव फॉर्मेशन में है, इसका मीनिंग हमने कहा causing anger, ठीक है, causing anger or another strong reaction। मतलब कोई भी ऐसी चीज, प्रोवोकेटिव किसे कहेंगे, कोई ऐसी चीज जो गुस्सा दिला दे या फिर गुस्से को और तेज कर दे, प्रोवोक कर दे, प्रोवोकेटिव हो गया ऐसी चीज। जो भी चीज प्रोवोक करेगी, अर्ज करेगी, स्टिमुलेट करेगी, वो कैसे होगी, प्रोवोक, अर्ज और स्टिमुलेट करने वाली हर चीज, समथिंग जो भी होगा वो प्रोवोकेटिव होगा। और प्रोवोकेटिव कैसा फॉर्मेशन है, एडजेक्टिव फॉर्मेशन है। तो एडजेक्टिव फॉर्मेशन में इसका मीनिंग अभी आपने देखा causing anger और another strong reaction। मतलब कोई भी ऐसी चीज जो एंगर को का कारण बने, गुस्से का कारण बने, या फिर गुस्सा ही नहीं, कोई भी हमारा जब भी हम किसी चीज को रिएक्ट करते हैं स्ट्रांगली, गुस्सा हो या फिर लव और इमोशनली कोई भी स्ट्रांग इमोशन हमें आता है, तो इसका जो भी कुछ का कारण कुछ भी होगा, जो कुछ भी होगा वो प्रोवोकेटिव होगा। एंड प्रोवोकेटिव का एडवर्ब फॉर्मेशन में भी आपने देखा प्रोवोकेटिवली, प्रोवोकेटिवली। तो प्रोवोकेटिवली मीनिंग होगा इन अ वे दैट कॉजेस एंगर, प्रोवोकेटिव। तो कॉजिंग एंगर जैसे आपने देखा अभी एडजेक्टिव फॉर्मेशन में, इस कॉजिंग को अगर ओमिट कर लें एंड यहाँ अटैच कर दे इन अ वे, in a way that causes, in a way that causes anger करेंगे, causes CAUSES, मतलब कारण बनता है, ठीक ना। in a way that causes anger or another strong reaction। क्लियर है। प्रोवोकेटिव एडजेक्टिव फॉर्मेशन हुआ, प्रोवोकेटिवली क्या हुआ, इन अ वे दैट कॉजेस एंगर और अनदर स्ट्रॉन्ग रिएक्शन।
तो अभी आपने जो देखा अभी जो जो कुछ भी अभी आप बोर्ड पे देख रहे हो इसे स्क्रीनशॉट कर ले। अब मैं इसे थोड़ा ओमिट करने जा रहा हूँ, प्लीज। हो गया होगा? तो हम लोग प्रोवोकेटिव ये सब देख चुके थे। प्रोवोकेटिवली एडवर्ब फॉर्मेशन हम लोग ओमिट कर रहे हैं। एंड स्टिमुलेट और अर्ज आपने देखा। नेक्स्ट वर्ड की ओर हम लोग चल रहे हैं। रिट्रीव, 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 रिट्रीव क्या है? रिट्रीव का मीनिंग होगा, रिट्रीव वर्ब है टू गेट समथिंग बैक। रिट्रीव मीनिंग टू गेट समथिंग बैक, टू गेट समथिंग बैक। मीनिंग होगा किसी चीज को वापस पा लेना, टू गेट समथिंग बैक। रिट्रीव जो कि एक वर्ब फॉर्मेशन होगा। एंड एक बात और मैं ऐड कर दूं, आप देख रहे हो ये वर्ब फॉर्मेशन है। इसका डिफिनेशन आपको दिख रहा है टू गेट, टू गेट। तो यहाँ आप जो टू गेट देख रहे हो, टू प्लस गेट जो है क्या, मेन वर्ब वन, मेन वर्ब वन है, यानी कि टू प्लस मेन वर्ब वन आपको दिख रहा है। यानी कि ये कौन सा फॉर्मेशन है? इन्फिनिटिव फॉर्मेशन। ग्रामर अगर आप पढ़े होगे तो आप इसे इन्फिनिटिव फॉर्मेशन के नाम से जानते हो। इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव। तो इन्फिनिटिव फॉर्मेशन में है टू गेट समथिंग बैक, रिट्रीव। तो जब भी हम किसी भी वर्ड को वर्ब फॉर्मेशन को डिफाइन करेंगे, क्या करेंगे? किसी भी वर्ड का वर्ब, किसी भी वर्ड का वर्ब फॉर्मेशन को अगर हम डिफाइन करेंगे तो उसके डिफिनेशन को स्टार्ट करने के लिए हमें इन्फिनिटिव का सहारा लेना होगा। स्टार्टिंग में हमें इन्फिनिटिव को सहारा लेना होगा, तभी हम उसे डिफाइन करेंगे। और इन्फिनिटिव क्यों लेना होगा? क्योंकि जब भी कोई वर्ब होगा तो वो एक्शन को डिनोट करेगा। वर्ब मतलब एक्शन, तो एक्शन को डिनोट करेगा। तो आप जब भी किसी भी वर्ड को अगर आप नहीं समझ पा रहे हो और डेफिनेशन आपके पास है तो उसके डेफिनेशन से ही आप क्लियर कर लो वो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इसका मतलब हुआ कि अगर डेफिनेशन से आपको क्लियर हो जाता है कि वो इन्फिनिटिव फॉर्मेशन में है तो आप क्लियर हो जाए कि वो वर्ब है। नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं रिट्रीवेबल। रिट्रीवेबल एडजेक्टिव फॉर्मेशन में आ रहे हैं हम लोग। रिट्रीवेबल, RETRIEVABLE। तो ABLE यहाँ आया, देख रहे थे आप वर्ब फॉर्मेशन को, आपने देखा रिट्रीव यहाँ तक, VE तक देखा। एंड इस ई को ओमिट करके एबल को ऐड कर दिया गया। वर्ब फॉर्मेशन में जो वर्ड था रिट्रीव उसमें ई को ओमिट किया गया एंड एबल को अटैच्ड किया गया। तो ये इस तरह क्या बना? एडजेक्टिव फॉर्मेशन हमारा रेडी हुआ। एडजेक्टिव फॉर्मेशन, एबल जब भी किसी वर्ड के साथ आता है तो एडजेक्टिव फॉर्मेशन होता है। रिट्रीवेबल का मीनिंग होगा something that can be get back, something that can be get back। लिख देते हैं यहाँ पे something that can be get back। अब किस कंडीशन में? तो आफ्टर यूज,
आफ्टर यूज, मतलब ऐसी चीजें जिसे हम यूज करने के बाद, यानी कि एक बार उसका इस्तेमाल कर चुके हैं और दोबारा उस चीज को अगर हम पा सकते हैं तो वो कैसी चीज होगी, रिट्रीवेबल होगी। समथिंग दैट कैन बी गेट बैक आफ्टर यूज, ये एडजेक्टिव फॉर्मेशन हुआ। एंड रिट्रीव, आपने देखा रिट्रीव, जैसा कि आपने रिट्रीव वर्ब फॉर्मेशन में देखा, तो वर्ब फॉर्मेशन में देखा तो ये था टू गेट समथिंग बैक। अब रिट्रीव को नॉन फॉर्मेशन में एक लाया जा रहा है, वो है रिट्रीवर, RETRIEVER, रिट्रीवर, ER लगा है। बचपन से ही आप जानते हो ER लगा करके नॉन फॉर्मेशन रेडी किया जाता है। जैसे टीच वर्ब था, उसे रेडी किया गया टीचर, ठीक ना। तो इसी तरह रिट्रीव वर्ब था और इसमें ER अटैच किया गया और नॉन रेडी किया गया, वो हो गया रिट्रीवर। तो रिट्रीव का मीनिंग, रिट्रीवर का मीनिंग आप जानना चाहते हो तो रिट्रीव वर्ड को समझना होगा, और रिट्रीव वर्ड को आप समझ चुके हो अभी अभी। क्या समझा, टू गेट समथिंग बैक, ठीक ना, तो किसी चीज को वापस पाना। तो अब ये हो गया ER लगा के रेडी, आपको क्लियर है कि वो पर्सन होता है और नॉन फॉर्मेशन होता है, जो भी होता है पर्सन होता है। तो उसी तरह ये भी पर्सन है रिट्रीवर, और ये वो पर्सन है जो किसी चीज को वापस पाता है, ठीक ना। वो पर्सन जो किसी चीज को वापस पाता है वो रिट्रीवर कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड की ओर हम लोग आ रहे हैं, रिडीम। रिडीम, REDEEM, रिडीम वर्ब है। रिडीम जो वर्ड आपके सामने आया वो वर्ब फॉर्मेशन है। जैसा आपके सामने रिट्रीव आया था उसी तरह रिडीम आया है, एंड रिडीम को हम लोग एडजेक्टिव फॉर्मेशन में ला रहे हैं। तो वर्ब फॉर्मेशन में था तो आपने एबल अटैच किया, उसी तरह इस वर्ड का भी एडजेक्टिव फॉर्मेशन एबल करके ही बनेगा। लेकिन ध्यान रखें कि जरूरी नहीं है कि सारे वर्ड में, किसी भी वर्ड में आप एबल का यूज कर लो, अटैच कर लो और वो एडजेक्टिव फॉर्मेशन होगा, ऐसा नहीं होता है। आपको इसके लिए कंटिन्यू वर्ड लर्निंग करनी होगी, तब आपको पता चल पाएगा कि किस वर्ड के साथ हम लोग एबल करके एडजेक्टिव बनाएंगे, किस वर्ड के साथ ईबल करके बनाएंगे, किस वर्ड के साथ हम लोग क्या करेंगे, ईडी लगा करके एडजेक्टिव बनाएंगे। ये सब बातों को ध्यान रखना होता है। तो जैसा रिडीम के साथ वर्ब को अगर आप एडजेक्टिव में लाना चाहोगे तो हो जाएगा रिडीमेबल, REDEEMABLE, रिडीमेबल। अब आपको रेडी हो गया एडजेक्टिव फॉर्मेशन। तो रिडीमेबल कैसी चीजें होगी, समथिंग दैट कैन बी गेट बैक आफ्टर यूज, समथिंग दैट कैन बी गेट बैक आफ्टर यूज, जो चीजें एक इस्तेमाल के बाद वापस उसे पा सके, ऐसी चीजों को कहेंगे रिट्रीवेबल। और उसी का सिनोनिम्स हमने यहाँ पे लिया रिडीमेबल। जो चीजों को रिडीम कर सके वो रिडीमेबल होगा, जिसे रिट्रीव कर सके वो रिट्रीवेबल होगा, और जो रिट्रीव करेगा वो रिट्रीवर होगा, रिट्रीवर। और जो चीज रिट्रीव की जाएगी वो रिट्रीवेबल होगी। क्लियर है? नहीं, रिट्रीवेबल नहीं होगी जो चीज रिट्रीव की जाएगी। जिस चीज को रिट्रीव किया जा सकता होगा वो सारी चीजें, या किया जाएगा वो सारी चीजें रिट्रीवेबल होगी। तो रिडीम, रिडीमेबल देखा आपने। तो
जैसा अभी आपने देखा था रिट्रीवर, जो रिट्रीव करेगा वो रिट्रीवर होगा। उसी तरह रिडीम वर्ड आपने देखा, रिडीम, तो रिडीम करने वाला जो पर्सन होगा, जो वापस किसी चीज को पाएगा, उसे कहेंगे रिडीमर। REDEEMER, ये नाउन हो गया। उस पर्सन को कहेंगे जो किसी चीज को क्या करेगा, टू गेट समथिंग बैक, वापस किसी चीज को पा जाएगा, उसे कहेंगे रिडीमर। जो वापस किसी चीज को पाएगा उसे कहेंगे रिट्रीवर। तो रिट्रीवर और रिडीमर आपके लिए सिनोनिम्स हो गया, दोनों नॉन फॉर्मेशन में आ गया। रिट्रीवेबल अभी आपने देखा एडजेक्टिव फॉर्मेशन में, और रिडीमेबल भी एडजेक्टिव फॉर्मेशन में देखा, ये दोनों आपके लिए सिनोनिम्स रेडी हो गए। रिट्रीव वर्ब फॉर्मेशन में भी देखा, रिडीम भी देखा, वर्ब फॉर्मेशन में ही, मीनिंग भी बिल्कुल सेम है। तो ये क्या हो गया, रेडी हो गया हमारा सिनोनिम्स रेडी हो गया। इस तरह से अगर आप सिनोनिम्स सबको जोड़ते चलो जाओगे तो आपके पास, आप सोचेंगे बहुत सारा सिनोनिम्स हमने जान लिया। दरअसल आपने सिर्फ एक और एक दो वर्ड को जाना है और उसी का फॉर्मेशन अलग अलग आपस में एक दूसरे का सिनोनिम्स रेडी हो रहा है। क्लियर है? ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बहुत सारे सिनोनिम्स हैं, यहाँ बस दो सिनोनिम्स हैं, रिट्रीव और रिडीम। अब इन्हीं दोनों वर्ड्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच को अलग अलग करके आप आपस में सिनोनिम्स रेडी कर सकते हो, और ये एक भी अच्छा तरीका है। ऐसे वर्ड का फॉर्मेशन अलग अलग साथ में अटैच करके सेम फॉर्मेशन यानी कि सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले वर्ड को साथ में रखकर हम सिनोनिम्स रेडी कर सकते हैं। और सिनोनिम्स इसी तरह बनाया जाता है, उसके मीनिंग को दूर दूर तक देखा जाता है कि दूर दूर तक ये वर्ड किस वर्ड से कहाँ तक मिल रहा है। तो क्लियर है आपको? रिडीमेबल एंड रिडीम का हमने देखा वर्ब फॉर्मेशन, रिडीम का एडजेक्टिव फॉर्मेशन देखा, रिडीम का नॉन फॉर्मेशन रिडीमर देखा। अब रिडीम का एक और रियल जो नॉन फॉर्मेशन होगा वह भी बाकी है। रियल क्या, ये भी तो रियल ही है, फिर भी रिडीम वर्ड का एक नॉन फॉर्मेशन आपके लिए एक और छूट रखा है यहाँ पे, तो वो होगा रिडीमिंग। REDEEMING, रिडीमिंग। रिडीमिंग जो है नॉन फॉर्मेशन है। क्लियर है? तो फ्रेंड्स, प्रोवोक वर्ड आपने देखा, रिडीम देखा, फॉरबियर देखा एंड रिट्रीव वर्ड को देखा। अब आपके लिए एक और वर्ड है इस क्लास में, इस वीडियो के लिए एक और वर्ड, इसे स्क्रीनशॉट कर लें, थोड़ा ओमिट करने जा रहा हूं मैं। तो नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड फ्लक्चुएट। फ्लक्चुएट, FLUCTUATE, फ्लक्चुएट। ये कौन सा फॉर्मेशन है? आप इस तरफ जो भी वर्ड देख रहे हो, एक्सेप्ट अबंडेंस, अबंडेंस वर्ब नहीं है, और ना ही हमारा प्लेथोरा। प्लेथोरा वर्ड जो देख रहे हो ये भी नॉन फॉर्मेशन है, अबंडेंस भी नॉन फॉर्मेशन है, और इन सब को छोड़कर यहाँ पे जो भी वर्ड इस लाइन में देख रहे हो सारे के सारे एडजेक्टिव फॉर्मेशन है। क्लियर है? तो फ्लक्चुएट वर्ड का वर्ब फॉर्मेशन है, एंड फ्लक्चुएट को अब अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे एडजेक्टिव ले रहे थे बट यहाँ नाउन था एंस, कोई बात नहीं,
जो भी वर्ड है उसके बगल में मैं कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच से वो बिलोंग करता है वो लिखते चला जा रहा हूँ, तो उसको ध्यान रखें। तो फ्लक्चुएट का हम लोग नॉन फॉर्मेशन यहाँ पे ले रहे हैं, फ्लक्चुएशन। फ्लक्चुएशन FLUCTUATION, फ्लक्चुएशन। फ्लक्चुएशन है नॉन फॉर्म, इससे आपको क्लियर हो रहा होगा। एंड नॉन फॉर्मेशन में एक और वर्ड, इसी का एक और फॉर्मेशन है फ्लक्चुएट, फ्लक्चुएशन और फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग सॉरी एडजेक्टिव फॉर्मेशन है FLUCTUATING, फ्लक्चुएटिंग और फ्लक्चुएंट FLUCTUANT, फ्लक्चुएटिंग और फ्लक्चुएंट। फ्लक्चुएटिंग और फ्लक्चुएंट दो वर्ड है हमारा, जो कि वर्ड फ्लक्चुएट से निकल कर आया है। फ्लक्चुएट अभी आपने देखा वर्ब है, फ्लक्चुएशन देखा नॉन फॉर्मेशन, और फ्लक्चुएटिंग जो कि एडजेक्टिव फॉर्मेशन है, एंड फ्लक्चुएंट भी हमारा एडजेक्टिव फॉर्मेशन है। तो फ्लक्चुएशन क्या होता है? फ्लक्चुएशन मीनिंग होता है राइज एंड फॉल, राइज एंड फॉल। तो किस तरह राइज और फॉल? इरेगुलरली, इरेगुलरली राइज एंड फॉल, राइज फॉल, राइज फॉल, इस तरह के राइज एंड फॉल को कहेंगे फ्लक्चुएशन। क्लियर है? राइज एंड फॉल irregularly, IRREGULARLY, irregularly। तो राइज एंड फॉल जब irregularly होगा तो किस तरह होगा? इन नंबर, राइज एंड फॉल irregularly इन नंबर और अमाउंट। इन नंबर और अमाउंट राइज एंड फॉल होगा कोई भी चीज, वो भी इरेगुलरली तरीके से, यानी कि अचानक से वो बहुत हाई हो जाए, लो हो जाए, इस तरह के इस तरह जब भी कुछ होगा तो फ्लक्चुएट वो होगा। तो यहाँ दिया गया है इन नंबर और अमाउंट, तो ये वर्ड यहीं तक सीमित नहीं है, अमाउंट और नंबर तक ही सीमित नहीं है, ये वर्ड का यूज और दूर दूर तक किया जाता है। जैसे कि हम लोग लेंगे फ्लक्चुएशन के लिए, हम लोग समझने के लिए एग्जांपल ले रहे हैं, फ्लक्चुएशन ऑफ एक्शन, ठीक ना। फ्लक्चुएशन ऑफ एक्शन से रिलेटेड बातें हम लोग ग्रामर में कुछ पढ़ते हैं, ठीक ना। तो फ्लक्चुएशन ऑफ एक्शन क्या होता है? मतलब अचानक से हंसना, अचानक रोना, कोई रो रहा है अचानक हंस रहा है, फिर तुरंत रोने लगे, तो वो फ्लक्चुएट कर रहा है। उसका एक्शन जो है लाफ या फिर स्माइल और क्या विप, मतलब ये सारे एक्शन फ्लक्चुएट कर रहे हैं। अचानक वो गुस्सा हो रहा है, अचानक वो हंस रहा है, अचानक वो सोने लगा, सो गया, या फिर अचानक कुछ खाने लगा फिर रोने लगा। इस तरह का कोई भी एक्शन वो इरेगुलरली तरीके से कंटिन्यू किए जा रहा है, तो वो इस कंडीशन को कहेंगे फ्लक्चुएशन ऑफ एक्शन। एंड सारे एक्शन अगर इरेगुलर तरीके से फ्लक्चुएट हो रहे होंगे तो हम लोग कह सकते हैं कि वो इंसान पागल है, क्योंकि सारे के सारे एक्शन एक ही टाइम में, या तो वो क्या कर रहा हो, वो एक्टिंग कर रहा हो, या फिर वो पागल होगा। Rise and fall irregularly in number or amount, फ्लक्चुएशन है वर्ड हमारे पास। अब इसे थोड़ा ओमिट कर रहे हैं,
फ्लक्चुएटिंग और फ्लक्चुएंट, दो वर्ड है जो कि एडजेक्टिव फॉर्मेशन में हमारे पास है। फ्लक्चुएट से बना फ्लक्चुएशन, और फ्लक्चुएटिंग और फ्लक्चुएंट मीनिंग होगा अनस्टेबल। इन दोनों का मीनिंग होगा अनस्टेबल। कोई भी चीज जो अनस्टेबल हो, क्लियर है? अनस्टेबल जो भी चीज होगी वो फ्लक्चुएटिंग होगी या फिर फ्लक्चुएंट होगी, जो स्थिर ना हो, या फिर इर्रेगुलर हो, इर्रेगुलरिटी, इर्रेगुलर एक्शन हो, ठीक ना। इर्रेगुलर हो या फिर अनस्टेबल हो तो वो फ्लक्चुएटिंग होगी, वो फ्लक्चुएंट होगा। फ्रेंड्स, अभी आपने जो देखा, इस YouTube चैनल पे आप सब कंटिन्यू बने रहें एंड इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपको पसंद आ रहा हो तभी लाइक करें, वरना यूं ही लाइक करना भी बेकार होगा। अगर आपको ये वीडियो देखना अच्छा लग रहा हो, अगर आप वर्ड लर्निंग से मतलब वर्ड लर्निंग करते हो तो आपको ज़रूर ये वीडियो पसंद आएगा। एंड आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। ये YouTube चैनल है आशीष पायनियर इंग्लिश। आप सभी इस YouTube चैनल से कंटिन्यू बने रहें एंड वीडियो को लाइक करते रहें ताकि हम भी आपके साथ कंटिन्यू बन पाएँ। एंड मुझे उम्मीद है कि अगर आप इस YouTube चैनल से कंटिन्यू बने रहेंगे तो आप वर्ड लर्निंग में बेहतर पे बेहतर होते चले जाओगे एंड वर्ड पावर आपका स्ट्रॉन्गर पे स्ट्रॉन्गर होता चले जाएगा। जय हिंद।